आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस सेशन से पहले एक और सेशन हमने लिया था, उसमें हमने फाइबर्स टू फैब्रिक तक का सफर तय किया था, जिसमें हमने जाना था कि किस तरह से वीविंग और निटिंग के माध्यम से फाइबर से फैब्रिक बनाए जाते हैं और किस तरह से फाइबर से जब फैब्रिक बना तो हमारे कल्चर में एक क्रांतिकारी कदम उठा। जैसा कि हम सब पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि तंतु यानी कि फाइबर जो पेड़ पौधों और हमारे जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा भी हमें प्राप्त होता है, उससे किस तरह से हम फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक मतलब क्लॉथ, यानी कि फैब्रिक का निर्माण लंबे ट्विस्टेड धागों को निटिंग या वीविंग के द्वारा बनाया जाता है, जिसे यान कहा जाता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनका निर्माण फाइबर से फैब्रिक के द्वारा होता है। फैब्रिक्स जो फाइबर्स के द्वारा बनाए जाते हैं ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल सोर्सेस एंड सिंथेटिक सोर्सेस। नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स जो हम एक के बाद एक करके डिस्कस करेंगे। जो फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। कॉटन, फ्लैक्स और जूट हमें पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होता है और ऊन और सिल्क हमें जानवरों के द्वारा प्राप्त होता है। सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिटेल में जानने से पहले हमें पॉलीमर के बारे में जानना अति आवश्यक है। पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा बनाया जाता है। केमिकल कंपाउंड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो साथ में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं उन्हें मोनोमर कहा जाता है। मोनोमर्स जो पॉलीमर बनाते हैं वो सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं। पॉलीमर शब्द में ग्रीक शब्द से बना है और पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट, यानी कि जो पॉलीमर छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड्स के रिपीटिंग यूनिट से बनाया जाता है उन्हें मोनोमर कहा जाता है। पॉलीमर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। कॉटन, वूल, सिल्क ये सब हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं और सेल्यूलोज एक ऐसा पॉलीमर्स है जो बहुत ज्यादा मात्रा में छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के द्वारा ज्वाइन करने से बनता है। प्लांट सेल के वॉल्स सेल्यूलोज द्वारा ही बनते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, पॉलीथीन, बेकेलाइट, मेलामाइन सिंथेटिक पॉलीमर्स का या फिर मैन मेड पॉलीमर्स हैं। मैन मेड पॉलीमर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स इंडस्ट्री में पॉलीमराइजेशन नामक केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। अ सिंथेटिक फाइबर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। हर एक स्मॉल यूनिट एक केमिकल कंपाउंड होता है। एक के बाद एक स्मॉल यूनिट एक दूसरे से जुड़कर लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसे पॉलीमर कहा जाता है। इन्हीं पॉलीमर से सिंथेटिक फाइबर बनता है। Thus, a synthetic fiber is a polymer made from the molecules of a monomer or sometimes two monomers joined together to form very long chains. Synthetic fibers को man-made fiber या artificial fiber भी कहा जाता है। Synthetic fibers दो तरह के होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है जिसमें रेयॉन,
फिर है नायलॉन, पॉलिएस्टर और चौथा है एक्राइलिक। रेयॉन एक मैन मेड फाइबर है जो सेल्यूलोज से बनता है और इस सेल्यूलोज को हम वुड पल्प के द्वारा प्राप्त करते हैं। वुड पल्प में बहुत ज्यादा सेल्यूलोज होता है जो एक नेचुरल पॉलीमर है। हम सब जानते हैं कि सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो सिल्क वॉर्म से प्राप्त किया जाता है। फैब्रिक या क्लोथ जो नेचुरल सिल्क से बनता है वो सभी को आकर्षित करता है, लेकिन ये जो सिल्क जो हमें नेचुरल सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है ये बहुत ही महंगा मिलता है। इस कारण सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की गई। 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों को आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में सफलता मिली और इस तरह से आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया जिसको रेयॉन के नाम से जाना जाता है। रेयॉन एक मैन मेड मानव निर्मित फाइबर है जो नेचुरल रॉ मटेरियल सेल्यूलोज को केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बनाया जाता है। रेयॉन बनाने के लिए जो सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है वो वुड पल्प से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले वुड पल्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में घोला जाता है और जिससे हमें एक स्टिकी लिक्विड प्राप्त होता है और उसको विस्कस कहा जाता है। विस्कस को फोर्स के द्वारा एक सिलिंड्रिकल मेटल सिलेंडर होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसे सिनरेट कहा जाता है। उससे जब फोर्सफुली पास करा करके सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन से पास किया जाता है तो सिल्क के थ्रेड्स हमें प्राप्त होते हैं जिसे रेयॉन कहा जाता है। अब क्योंकि रेयॉन नेचुरल पॉलीमर सेल्यूलोज से बनता है तो वुड पल्प में मौजूद होता है, इसलिए रेयॉन को न तो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कहा जा सकता है और न ही इसे फुल्ली नेचुरल फाइबर कहा जा सकता है। यह एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। यह भी सच है कि रेयॉन जबकि नेचुरल फाइबर से ही प्राप्त होता है परंतु इसे एक केमिकल ट्रीटमेंट से होकर गुजरना पड़ता है फैक्ट्रीज से, इसलिए इसे मैन मेड फाइबर कहा जाता है। रेयॉन केमिकली कॉटन की तरह होता है लेकिन सिल्क की तरह चमकदार होता है, इसलिए रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है जो नेचुरल सिल्क के मुकाबले बहुत ही सस्ता पड़ता है। रेयॉन के यूजेस इस तरह से हैं। इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में साड़ीज, ड्रेसेस और सॉक्स बनाने में किया जाता है। जब इसको हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो इसके द्वारा हम बेडशीट्स, कर्टेन, ब्लैंकेट्स आदि का निर्माण करते हैं। रेयॉन को जब वूल के साथ मिक्स किया जाता है तो कारपेट बनाए जाते हैं। मेडिकल फील्ड में बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स में भी रेयॉन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही टायर इंडस्ट्री में टायर कॉर्ड बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा हमारा सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। यह एक फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है जो बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के बनाया जाता है। 1931 में पहली बार नायलॉन का निर्माण हुआ। नायलॉन बनाने के लिए जिन केमिकल कंपाउंड्स मोनोमर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नायलॉन इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड अमाइड। सो नायलॉन एक पॉलीअमाइड है। नायलॉन को न्यूयॉर्क और लंदन में डेवलप किया गया और इसीलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा। यह एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो हीट करने पर मेल्ट होता है। मॉल्टन नायलॉन को फोर्सफुली जिस तरह से हम स्पिनरेट में रेयॉन के
लिक्विड विस्कस को पास कराते थे, उसी तरह से मॉल्टन नायलॉन को भी स्पिनरेट के छोटे छोटे होल्स में फोर्सफुली जब पास कराया जाता है तो हमें नायलॉन के फाइबर्स मिलते हैं। नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फेयरली इलास्टिक, लाइट वेट और चमकदार होता है। नायलॉन फाइबर्स बहुत ही कम पानी सोखते हैं और इसलिए इनको इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान होता है। ये रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, इनमें हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस भी होता है, यानी कि ये बहुत ही मजबूत होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं, इसलिए ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसमें कीड़े मॉथ भी नहीं लगते हैं और ये केमिकल रेजिस्टेंट भी होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये साड़ीज, शर्ट, नेकटाइज, सॉक्स और गारमेंट्स बनाने के काम आता है। साथ ही कर्टेन, स्लीपिंग बैग्स, टेंट्स, रोप्स, सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स, टायर कॉर्ड, स्ट्रिंग्स फॉर स्पोर्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेंट ब्रशेस, पैराशूट्स, रॉक क्लाइंबिंग, रोप्स आदि बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा तीसरा मुख्य सिंथेटिक फाइबर है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसमें कई ईस्टर ग्रुप्स होते हैं, जिन्हें हम जनरली पॉलिएस्टर कहते हैं। पॉलिएस्टर यानी पॉली प्लस ईस्टर। इट इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर्स को ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें फ्रूट्स की तरह खुशबू आती है। इस तरह से पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है जिसमें पॉलीमर यूनिट्स ईस्टर ग्रुप्स के साथ लिंक होती है। टेरिलिन एक पॉपुलर पॉलिएस्टर फाइबर है। नायलॉन भी एक तरह का पॉलिएस्टर फाइबर ही है जिसमें केमिकल कंपाउंड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। नायलॉन की तरह ही पॉलिएस्टर भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। जब मॉल्टन पॉलिएस्टर को फोर्स करके स्पिनरेट के छोटे छोटे होल्स से पास कराया जाता है तो हमें पॉलिएस्टर फाइबर प्राप्त होता है। पॉलिएस्टर की ज्यादातर प्रॉपर्टीज नायलॉन की तरह ही है, हालांकि पॉलिएस्टर फाइबर नायलॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और नायलॉन से ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। पॉलिएस्टर फाइबर्स स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, इजी टू वॉश एंड ड्राई होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इनमें भी जल्दी कीड़े नहीं लगते और साथ में ही ये केमिकल रेजिस्टेंट भी होते हैं। ये ड्रेस बनाने के काम आते हैं। कॉटन या वूल के साथ मिक्स करके पॉलीकॉट यानी कि पॉलिएस्टर प्लस कॉटन और पॉलीवूल यानी कि पॉलिएस्टर प्लस वूल का निर्माण किया जाता है, जिससे अलग अलग तरह के मौसम के अनुसार ड्रेस मटेरियल बनाए जाते हैं। पॉलिएस्टर के कुछ यूजेस हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ड्रेस मटेरियल, कर्टेन आदि बनाने में। इसके साथ ही सेल बोट्स की सेल्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में वाटर होजेस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जिस तरह से पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, उसी तरह से पीईटी भी एक पॉलिएस्टर का बहुत ही फेमिलियर फॉर्म है जो हमें जार्स, बॉटल्स आदि बनाने में काम आता है। पीईटी का फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन टेराफ्थलेट। पीईटी पॉलिएस्टर का प्लास्टिक फॉर्म है और यह लाइट वेट होने के साथ हाईली ट्रांसपेरेंट होता है और इसका इस्तेमाल बॉटल्स, जार्स, यूटेंसिल्स आदि बनाने के काम आता है। चौथा जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो एक्राइलिक कहा जाता है, जो एक्रोलोनाइट्राइल नामक केमिकल से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। यह भी लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, क्विकली ड्राई, रेजिस्टेंट टू मॉथ एंड केमिकल
होता है। इसके ऊनी स्पर्श के कारण ऊन के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह जो नेचुरल वूल होता है उससे बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है। इसका इस्तेमाल स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, स्पोर्ट्स वियर, सॉक्स, कारपेट्स, ग्लव्स एक्सेट्रा बनाने में काम आता है। इस तरह से सिंथेटिक फाइबर्स के यह गुण ड्रेस मटेरियल उद्योग में इन्हें अग्रणी रखते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, कम पानी सोखने में, रिंकल रेजिस्टेंट, लाइट वेट और मॉथ और केमिकल्स के द्वारा इन पर अटैक नहीं हो पाता है और इस तरह से ये जल्दी श्रिंक नहीं होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, रेडिली अवेलेबल होते हैं और इजी टू मेंटेन होते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सिंथेटिक फाइबर के, जिसमें से सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब सिंथेटिक फाइबर को हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं। इसलिए किचन में और साइंस की लेबोरेटरी में सिंथेटिक फैब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरा डिसएडवांटेज है इसका कि ये गर्मी के दिनों में सूटेबल नहीं होते हैं। इचिंग, इरिटेशन, एलर्जी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब सिंथेटिक फाइबर्स के बाद प्लास्टिक्स की बात हम करने जा रहे हैं, जो खुद एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसे माउल्ड करके मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है और हार्डेंड करके ड्यूरेबल आकृति में किया जा सकता है। प्लास्टिक का मतलब होता है इजी टू मोल्ड, यानी हम प्लास्टिक को अपने हिसाब से मनचाहे आकार और आकृति दे सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर की तरह ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर ही है। मतलब प्लास्टिक में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जॉइन करने से बनाया जाता है। प्लास्टिक को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। प्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन और नायलॉन भी एक प्लास्टिक ही होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन यानी कि पॉली प्लस इथीन। पॉलीथीन इथीन के पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्राप्त होता है। पॉलीथीन टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है और इसका इस्तेमाल प्लास्टिक बैग, वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट्स, बॉटल्स, बकेट्स, डस्टबिन आदि और पैकेजिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम पीवीसी कहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन यह पॉलीथीन के जैसे फ्लेक्सिबल नहीं है। इसका इस्तेमाल इंसुलेशन के कार्य में होता है, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स, पाइप्स, गार्डन होजेस, रेनबोट्स, सीट कवर्स एक्सेट्रा। तीसरा प्लास्टिक का फॉर्म है बेकेलाइट, जो बहुत ही हार्ड होता है, टफ होता है और इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो यूटेंसिल्स बनाने में जो उनके हैंडल होते हैं, जैसे कि हमारा फ्राइंग पैन है, प्रेशर कुकर है, इसमें काम आता है। यह हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होता, क्योंकि यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल फिटिंग जैसे इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट्स एक्सेट्रा बनाने में किया जाता है। मेलामाइन। मेलामाइन एक ऐसा प्लास्टिक है जो ज़्यादातर हम घरों में देखते हैं, जो हम कप इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक के, या फिर डिनर सेट, यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं। ये सब मेलामाइन क्रॉकरी के उदाहरण हैं। यह एक अनब्रेकेबल होता है
और ये फ्लोर टाइल्स में इस्तेमाल होता है। इसमें गर्माहट को बर्दाश्त करने की बहुत अधिक क्षमता होती है, इसीलिए ये किचन में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। फायरमैन के यूनिफॉर्म के ऊपर भी मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है, जिससे वो फायर से बच सकें। कुछ स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर का इस्तेमाल माइक्रोवेव ओवन में भी खाना बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। यह एक ऐसा प्लास्टिक है जिस पर ऑयल और वाटर चिपकते नहीं हैं, यानी कि इसका सरफेस बहुत ही स्लिपरी होता है। यह हाई टेम्परेचर पर विथस्टैंड करते हैं, इसलिए जो हमारे नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं इसमें टेफ्लॉन की ही पॉलिश की जाती है। जो टेफ्लॉन का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक आयरन के बॉटम में सोल्स बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टिक्स का इस्तेमाल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत होता है और इसका इस्तेमाल टैबलेट्स के रैपर्स, सिरिंजेस, डॉक्टर्स के ग्लव्स, थ्रेड्स फॉर स्टिचिंग, वुंड्स आदि में होता है। प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। सबसे पहले आता है थर्मोप्लास्टिक्स। कुछ प्लास्टिक्स इसमें सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर और ठंडा करने पर हार्ड हो जाते हैं। इस तरह के प्लास्टिक्स को सॉफ्ट और हार्ड बार बार किया जा सकता है और इससे हम बार बार उनके आकार और आकृति को बदल करके अपने मनचाहे आकार और आकृति में कन्वर्ट कर सकते हैं। A plastic which can be softened repeatedly by heating and can be molded into different shapes again and again is called a thermoplastic. Thermoplastic flexible होते हैं और आसानी से बेंट किए जा सकते हैं बिना ब्रेक हुए। इन्हें थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहा जाता है। पॉलीथीन और पीवीसी इसके बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। यदि हम थोड़ा ज्यादा गर्म पानी प्लास्टिक की बोतल में डालते हैं तो कभी कभी हम ये महसूस करते हैं कि प्लास्टिक की जो बोतल है उसका शेप खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यह थर्मोप्लास्टिक से बना बोतल होता है जो हीटिंग करने से सॉफ्ट हो जाता है और इसकी वजह से इसकी आकृति बदल जाती है। यह प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होता है। थर्मोप्लास्टिक का यूज प्लास्टिक कंटेनर जैसे प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक जार्स, कॉम्स, टॉयज, प्लास्टिक बैग्स, रेनकोट, सीट कवर्स, ब्रश के ब्रिसल्स, पैकेजिंग मटेरियल एक्सेट्रा में किया जाता है। दूसरी तरह का जो हमारा प्लास्टिक होता है वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिन्हें एक बार गर्म करने के बाद जब हम एक आकृति में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद जब वो ठंडा होकर के हार्ड हो जाता है तो दोबारा हम उसकी आकृति को बदल नहीं सकते। A plastic which once set does not become soft on heating and cannot be molded a second time is called thermosetting plastic. इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना होता है उसका शेप परमानेंट होता है और फिर गर्म करके उसको अन्य किसी दूसरे शेप में बदला नहीं जा सकता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को थर्मोसेट्स भी कहा जाता है। बेकेलाइट और मेलामाइन इसके उदाहरण हैं। ये बेंड नहीं होते हैं और यदि बहुत ज्यादा जोर लगाया जाए तो ये ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। यदि कोई खराब इलेक्ट्रिक स्विच गर्म पानी में डाल दिया जाए तो भी वो सॉफ्ट नहीं होता। यह गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होते और दबाने पर टूट जाते हैं और इनका इस्तेमाल कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में किया जाता है और जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स के कवर हैं उनको बनाने में किया जाता है। प्लग, सॉकेट, बॉल पॉइंट पेन्स, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट आदि में इस्तेमाल होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंक्लूजन ये है कि ये आर्टिकल्स जो थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं
इनकी रिसाइकलिंग हो सकती है, लेकिन जो आकृतियां या जो प्रोडक्ट्स मटेरियल्स हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाते हैं उन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बेसिक अंतर है इनके स्ट्रक्चर का। जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनके जो लॉन्ग पॉलीमर चेन्स होते हैं वो क्रॉस लिंक नहीं होते और इसलिए ये बार बार गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और ठंडा करने पर हमें इनकी आकृति बदल सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उसमें जो लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ में और इसीलिए इन्हें हम बार बार अलग अलग शेप नहीं दे सकते। आइए अब जाना जाए कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज जो प्लास्टिक्स की हैं और प्लास्टिक्स का उपयोग बढ़ाती हैं। उसमें सबसे पहला है कि प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव, जैसे कि मेटल्स लाइक आयरन, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में उसमें जंग लग जाता है। ऐसा प्लास्टिक में नहीं होता और क्योंकि ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं और इन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न ही बहुतायत केमिकल्स का कोई प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल बहुत सारे मटेरियल को स्टोर करने में होता है, यहां तक कि केमिकल्स का भी। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इनका इस्तेमाल इंसुलेटर्स के रूप में भी किया जाता है। कुकिंग यूटेंसिल्स के विभिन्न उपकरणों में के हैंडल बनाए जाते हैं, साथ ही इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर कवरिंग के लिए भी प्लास्टिक का इस्तेमाल ही होता है। प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। प्लास्टिक्स को आसानी से मनचाही आकृति में मोल्ड किया जा सकता है, इसलिए इनका इस्तेमाल बाल्टी, मग, फर्नीचर, बैग, शीट्स, स्लीपर्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, कॉम्स, टूथब्रशेस आदि बनाने में किया जा सकता है। प्लास्टिक्स अन्य जो हमारे मेटल्स हैं और या अन्य उनके मुकाबले बहुत ही चीप होता है और इजीली बन जाता है। सो मेटल्स की अपेक्षा प्लास्टिक बहुत ही सस्ता होता है, इसलिए घर से लेकर इंडस्ट्रियल आर्टिकल्स तक ज्यादातर चीजें प्लास्टिक की इस्तेमाल की जा रही हैं और इसीलिए प्लास्टिक की ही बनाई जा रही हैं। प्लास्टिक लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कार, एयरक्राफ्ट से लेकर के स्पेस क्राफ्ट तक में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, यानी ऐसा मटेरियल जिसे आसानी से नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि बैक्टीरिया के एक्शन से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता और इसलिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। प्लास्टिक का एनवायरमेंट पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हम प्लास्टिक की बनी बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स आदि का इस्तेमाल करके फेंकते हैं, तो इससे हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता है। कभी कभी मवेशी फेंके हुए भोजन के साथ में पॉलीथीन बैग्स और उनके साथ में जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं उनको भी जाने अनजाने निगल जाते हैं, जिससे कभी कभी मवेशियों के रेस्पिरेटरी नली जो है उसमें और इंटेस्टाइन में जो पॉलीथीन की एक लाइनिंग बन जाती है और इसके द्वारा अक्सर उनकी मौत भी हो जाती है। पॉलीथीन बैग्स, बॉटल्स आदि से वाटर ड्रेन्स और सीवर्स भी ब्लॉक होते हैं और कभी कभी हम देखते हैं कि खराब ड्रेन वाटर, सीवर वाटर स्ट्रीट्स और रोड पर फैली मिलती हैं, जो बहुत ही अनहाइजीनिक है। जब प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल को जलाया जाता है तो उसमें से पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो
एयर पोल्यूशन का कारण बनती है और जिससे विभिन्न बीमारियों का जन्म होता है। तो इसलिए प्लास्टिक्स का यूज हालांकि बहुत ज्यादा हो रहा है आज के समय में, लेकिन क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हम लोगों को इसका इस्तेमाल बहुत ही बुद्धिमानी से करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्लास्टिक्स को हम फुल्ली स्टॉप तो नहीं कर सकते इसके इस्तेमाल को, लेकिन कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम एनवायरनमेंट के खतरे को कम जरूर कर सकते हैं। इसके लिए हम 3R स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। 3R स्टेप मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। प्लास्टिक मटेरियल्स के यूज को रिड्यूस करें, कपड़े या जूट से बने हुए बैग का इस्तेमाल करें, और बच्चों को या खुद भी जब हम भोजन के लिए जो प्लास्टिक टिफिन यूज करते हैं उसकी जगह स्टील के लंच बॉक्स यूज करें और स्टील की बॉटल्स को यूज करें। पॉलीथीन बैग्स, चिप्स, बिस्किट आदि के रैपर को डस्टबिन में फेंकें। प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं जो हम बाजार से खरीदते हैं, जैम, सॉस, पिकल्स आदि, उनको हम अपने किचन में रीयूज कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट बॉटल्स को रिसाइकल भी किया जा सकता है। तो अगर हम इन 3R फैक्टर्स का ध्यान रखें, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, तो हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और फिर देखें कब मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।